ध्यान से देखिएगा। आज हम कक्षा 10 में जो है रसायन विज्ञान के तीसरे लेसन में धातु और धातु के बारे में पढ़ रहे थे। धातु और धातु के बारे में, धातु निष्कर्षण के बारे में ये सारी प्रक्रिया हो गई हैं। धातुओं में अब जो हमें पढ़ना है उपधातु के बारे में। तो उपधातु किसे कहते हैं, यानी कि वे तत्व जो धातु और अधातु, वे तत्व जो धातु और अधातु, जैसे धातु में जैसे आपका सोडियम हमने बताया कि यह एक धातु है। यहाँ पर हमने क्लोरीन को बता दिया क्या है, अधातु है। धातु की परिभाषा हम देते हैं कि वे तत्व जो अपनी बाह्य कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं, उनको हम धातु कहते हैं। और जो तत्व जो अपनी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं, उनको अधातु कहते हैं। तो ध्यान से देखेंगे उपधातु क्या होता है। उपधातु का मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे। धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करें, यानी कि वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे ध्यान देने की बात यह है कि ये धातु है और ये क्या है, अधातु। धातु और अधातु की परिभाषा हम बता दी आपको कि जो तत्व अपनी बाह्य कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, उनको धातु कहते हैं। और जो ऋणायन बनाते हैं ग्रहण करके, उनको अधातु कहते हैं। ठीक, लेकिन धातु और अधातु के बीच ये जो है एक तत्व ऐसा है जो उपधातु कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, उनको हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे एंटीमनी है और क्या है, आर्सेनिक है। एंटीमनी Sb है और क्या है, आर्सेनिक As है। उपधातुओं की जो संख्या है कुल 8 है। जितने भी आप मेंडलीफ और साड़ी में पढ़ेंगे, जितने भी तत्व होंगे उनमें इनकी जो संख्याएं हैं कितनी हैं, 8 हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि इनके जो ऑक्साइड होंगे, इनके जो ऑक्साइड बनेंगे, चाहे वह एंटीमनी का हो चाहे आर्सेनिक का हो, ये जो भी ऑक्साइड बनेंगे वे उभयधर्मी होते हैं। न तो अम्लीय होंगे और न ही क्षारीय होंगे, क्योंकि ये दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये न तो जैसे इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इनके अम्लीय होते हैं, लेकिन इनके बीच में एक पदार्थ होगा। जब अम्ल होगा इधर आपका क्षार बनता है, तो क्षार है और ये क्या है, अम्ल बनता है। तो इसके बीच में एक आता है उभयधर्मी। तो इनके जो ऑक्साइड होंगे, क्योंकि इन दोनों के ये बीच में है, इसलिए इसके ऑक्साइड कैसे होंगे, उभयधर्मी होते। अब बात करते हैं मिश्र धातु की। मिश्र धातु क्या होती है, जैसे हम कहते हैं मिश्रण। मिश्रण का मतलब होता है कि केवल एक ही पदार्थ नहीं, दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम एक में मिला देते हैं और उनका एक समांगी मिश्रण तैयार हो जाए, उनका एक क्या हो जाए, समांगी मिश्रण तैयार हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु में आप जो है प्राप्त करेंगे, जैसे आपका है पीतल, कॉपर 70% और जिंक जो है 30%। जैसे आप पीतल के जो बर्तन, पीतल के बर्तन में हम जो है भोजन करते हैं, जाएंगे आप जो है दुकान पर, तो पीतल का बर्तन अगर मांगेंगे तो मिलेगा। आपके घरों में उपस्थित भी है पीतल के बर्तन। पीतल का बर्तन कैसे बनता है, तो इसमें जो हम कॉपर को जो 70% लेते हैं और ये जो जेडियन जिंक है वह 30% जब मिला देते हैं, तो ये जो आपका बनता है, जो पदार्थ बनेगा वह क्या कहलाएगा, पीतल कहलाता है। यानी कॉपर और जिंक को जो है 70:3 यानी 70% और 30% के अनुपात में जब मिला देंगे, तो जो बनेगा पदार्थ वह क्या कहलाएगा, पीतल कहलाएगा। जैसे कांसा, अगर कहते हैं कांसा, कांसा जैसे आपका कॉपर जो 80% है। कॉपर कितने परसेंट है, 80% है। ये जैसे हम कांसा कहते हैं, तो कांसे में जो है कॉपर क्या है, 80% है। और आपका जो Sn स्टेनस है वह जो 20% है। अगर इनको मिला देते हैं तो ये कांसे का निर्माण करते हैं। अब इनका उपयोग कहाँ पर हम कर सकते हैं, तो जो पीतल था उसका उपयोग हम जो है तार बनाने में, मशीन के पुर्जे बनाने में और बर्तन बनाने में हम इनका उपयोग कर सकते हैं। और जो कांसा है उनके द्वारा मूर्ति और खिलौने या बर्तन बनाने में हम कर सकते हैं। अब देखिए
अमालगम क्या होता है। जैसे कॉपर है आपका, फिर जो है सिल्वर है, फिर क्या है गोल्ड है, टीन है, फिर सोडियम है, पोटेशियम है, मरकरी है। ये जो है कम गलनांक जिनका हो, उन धातुओं को जो है हम क्या करते हैं, मरकरी में बने विलयन की, मरकरी में जो विलयन बनाते हैं। जैसे आपको हम बताया कि कॉपर ले लें, स्टेनलेस ले लें, इन धातुओं का जो है मरकरी में विलयन बनाते हैं, Hg में विलयन बनाते हैं। तो बना हुआ जो विलयन होता है वो अमलगम कहलाता है। फिर से एक बार देखें, आपका जैसे आपका फेरस है, इसका अमलगम नहीं बनाया जा सकता। फेरस जो है Hg में विलयन नहीं होता है। Pd है, इसकी भी जो है इसमें विलयन नहीं बन सकता है। तो हम करेंगे क्या कि जैसे कॉपर, कुछ धातुएं हैं जिनका हम क्या करें, Hg में क्या करें, विलीन कर दें, तो वो जो बनने वाला जो मिश्रण है वही क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे आपका सोना, चांदी, टीन है, कॉपर है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो इसमें जो है अगर Hg में इनका विलयन बनाते हैं तो इस विलयन को हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। अब देखेंगे सोने की मिश्र धातु है। शुद्ध सोना जो होता है काफी नर्म होता है, शुद्ध जो सोना होता है काफी नर्म होता है, तथा गर्म करने इसे जो 24 कैरेट सोने का जो शुद्धता की माप करने वाला जो यंत्र है या उसका जो मात्रक है वह जो है कैरेट है। 24 कैरेट सोने को हम शुद्ध सोना कहते हैं। और इसको जो है इसकी कठोरता बहुत कम होती है। इसको कठोर करने के लिए या अर्थात इसको मजबूत करने के लिए या इसकी दृढ़ता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें चांदी, तांबा मिला देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी कठोरता बढ़ जाती है। और जब कठोरता बढ़ जाती है तभी तो हम जो है औरतों के आभूषण बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। लोहे की भी मिश्र धातुएं होती हैं। शुद्ध लोहा जो है अत्यंत जो है नर्म होता है तथा गर्म करने पर सुगमता से यह क्या होता है, खिंच जाता है, अर्थात यह जो है इसमें वृद्धि हो जाती है। अर्थात इसकी जो है दृढ़ता को बढ़ाने के लिए इसमें कार्बन मिला दिया जाता है। अर्थात इसकी कठोरता, जैसे आपका फेरस है तो फेरस में जो हम क्या करते हैं, इसकी कठोरता को अधिक करने के लिए 0.005% अगर हम कार्बन मिला देते हैं, इसकी कठोरता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर दशमलव के बाद ये 0.05% है, इतना मिला देंगे फेरस में, इसकी कठोरता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात वह पहले से अब जो है नर्म नहीं रहेगा, अब उसकी अपेक्षा क्या हो गया, कड़ा हो गया, मजबूत हो गया, अर्थात उसकी दृढ़ता बढ़ गई है। मिश्र धातुओं को बनाने का क्या उद्देश्य हमारा है, क्यों हम मिश्र धातु बनाते हैं, तो ध्यान से देखिए, धातुओं के संचरण की मात्रा को कम करने के लिए, अर्थात धातुओं को संरक्षित करने के लिए भी हम मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। दूसरी बात है, धातुओं की कठोरता तथा मजबूती बढ़ाने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। रंग तथा प्रकटीकरण के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। धातुओं के गलनांक को घटाने के लिए इसमें जो है या धातु की जो सोल्डरिंग के लिए भी उपयोग हो जाता है। इस प्रकार से हम रासायनिक सक्रियता को बढ़ाने के लिए भी जो है क्या करते हैं, धातुओं के मिश्र धातुओं का निर्माण कर देते हैं। मिश्र धातुओं को बनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि हम धातुओं को उनके संचरण से बचाएं, धातुओं की कठोरता को अधिक करें, उनकी सक्रियता को बढ़ा दें और धातुओं के गलनांक को हम कम करें, जिसके परिणाम स्वरूप एक धातु को दूसरे धातु के साथ जोड़ा जा सकता है। धन्यवाद। यह लेसन आपका यहीं पर समाप्त होता